नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है शारदा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल माकड़ी फाटक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ाने से पहले एक हमारी संस्था ने जो एक होनहार बालिका को यहाँ पढ़ाया है और यहीं से वो पास आउट है, जो आज परमाणु विभाग में किस पद पे बनी है? टेक्नीशियल ऑफिसर के रूप में इनका चयन हुआ है। जो हमारा देश का परमाणु विभाग है उसमें टेक्नीशियल ऑफिसर के रूप में चयन हुआ है, जो हमारी संस्था में सत्र 2014-15 की पास आउट बालिका है। इसलिए हमारे को खुशी व्यक्त करनी चाहिए कि हमारी संस्था ने आज इस देश को एक होनहार बालिका को काम करने के लिए दिया है। ये हमारे पड़ोसी गांव की जो बवाई कस्बा है, एक छोटा सा कस्बा है, वहां से बिलोंग करती है और हमारी संस्था में ये अध्ययन करती थी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी इस देश के लिए कुछ करना है और आप सभी कर सकते हो। ये मत सोचिए कि ये गांव की स्कूल है, सभी के सभी विद्यार्थी जो बड़ी बड़ी सीटियों में जाते हैं वहां जाकर पढ़ते हैं वो ही इन ऐसे पदों के ऊपर पहुंचते हैं। नहीं, आपके सामने ये उदाहरण है। हमेशा ये बालिका अपने कस्बे में रही है, गांव में रही है, गांव की स्कूल में अध्ययन किया है इसने, और आज जाकर ये जो पद प्राप्त कर रही है ये पूरा गांव का ही देन, गांव की देन, इसके माता पिता की, स्कूल की ही देन है जो यहां तक ये बालिका पहुंची है। आप भी अपना प्रयास करते रहें, अध्ययन करते रहें, आप भी ऐसे पदों के ऊपर जरूर पहुंचोगे। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। तो चलो आज हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। हमारा टॉपिक प्रथम अध्याय है और प्रथम अध्याय है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। हमने मानव भूगोल में भी जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन मानव भूगोल में हम जो जनसंख्या के बारे में अध्ययन कर रहे थे वो विश्व की जनसंख्या के बारे में अध्ययन कर रहे थे। लेकिन आज अब इस टॉपिक में हम भारत की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत की जनसंख्या कितनी है, किस तरीके से वितरित है, भारत की जनसंख्या का घनत्व क्या है, भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है और भारत के सामने आने वाली जनसंख्या से आने वाली समस्याएं क्या क्या है, उनका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है। केवल हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? भारत की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इजी हो गया है क्योंकि आपने एक बार तो मानव भूगोल में पढ़ लिया है। मानव भूगोल में पढ़ा आपने जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, आपके याद है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे आपने कौन सी क्लास में पढ़ लिए, कौन सी पुस्तक में पढ़ लिए थे? ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ लिए थे, मानव भूगोल में आपने पढ़ लिए थे। इसलिए आपके लिए ये अध्याय बहुत ही इजी हो जाएगा क्योंकि आपने पहले पढ़ लिया है इसके बारे में। केवल आंकड़े बदलेंगे, स्थान बदलेंगे। उसमें तो हम किसका नाम ले रहे थे? विश्व का। कौन से देशों की? जैसे भारत में, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है जनसंख्या में? प्रथम स्थान कहाँ का है, किसका है? या विश्व में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, जनसंख्या घनत्व कम है, वृद्धि दर कैसी है विश्व की? लेकिन इसमें किसकी बात करेंगे? हमें केवल भारत की बात करेंगे कि भारत में जनसंख्या, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार की है। तो शुरू करते हैं हम भारत में जनसंख्या वितरण का। ठीक है, जनसंख्या वितरण। देखिए
जनसंख्या वितरण का क्या तात्पर्य है? जनसंख्या के वितरण का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या कैसे वितरित है, यानी कि एक क्षेत्र है, मान लीजिए ये राजस्थान है, ठीक है। इस राजस्थान में किस क्षेत्र में जनसंख्या कितनी वितरित है, कितनी फैली हुई है, कितने लोग निवास कर रहे हैं। एक क्षेत्र तो ये देखें, देखिए अरावली पर्वतमाला राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है, और फिर हमारे को ये पता है कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में रेगिस्तानी भाग है। भाई रेगिस्तानी भाग है कि नहीं है? उसी तरीके से जो ये पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग समतल भाग है और यहां पर उपजाऊ मृदा पाई जाती है, ये आपको पता है। अब देखिए जो जनसंख्या यदि रहेगी तो आप मेरे को ये बताइए कि जनसंख्या मैदानों में रहेगी या मरुस्थलीय भागों में रहेगी? ज्यादा मैदानी भागों में रहेगी। और कौन से मैदानी भागों में? जो उपजाऊ मैदानी भाग होंगे। यदि भारत की बात करें तो उत्तर के विशाल मैदान उपजाऊ मैदान है, क्योंकि नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, तो वहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। वहीं यदि राजस्थान में देखें, थार का मरुस्थल है, जो मरुस्थलीय भाग है, वहां पर जनसंख्या का वितरण क्या है? कम है। तो जनसंख्या वितरण का तात्पर्य यह हुआ कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या किस तरीके से फैली हुई है, यही जनसंख्या वितरण का तात्पर्य है, अर्थ यही होगा। अब देखिए भारत में जनसंख्या वितरण का स्थानिक पैटर्न बहुत ही असमान है, समान नहीं है जनसंख्या वितरण। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में जितने लोग हैं उतने ही लोग उत्तर प्रदेश में हैं, उतने ही लोग मध्य प्रदेश में हैं, उतने ही लोग मिजोरम में या अरुणाचल प्रदेश में। ऐसा नहीं है, पूरे भारत में जनसंख्या का वितरण असमान रूप से है। असमान रूप से कैसे है? देखिए उत्तर के विशाल मैदानों को देखते हैं तो वहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यानी कि जनसंख्या का वितरण क्या है? ज्यादा। वहीं हम पूर्वी राज्यों को देखते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो है इनमें जनसंख्या क्या है? बहुत ही विरल जनसंख्या है, बहुत ही कम जनसंख्या है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में जनसंख्या का वितरण है वो असमान रूप से फैला हुआ है, समान रूप से नहीं है। क्या समान रूप से? यदि आप अपने नजदीक, मैं ये बोलता हूं कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हो अपने आसपास के क्षेत्रों को देख लिया करो, क्योंकि आप गांव के बच्चे हो। और मैंने ये कहा, मैं ये बोलता हूं कि जो गांवों के बच्चे हैं वो ही देश में अपना नाम कमाते हैं। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा कि नहीं सिटी वाले तो ऐसे ही हैं, वो भी हैं, लेकिन जो गांव के बच्चों में जो शक्ति होती है, दिमाग होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। जमीन से जुड़े होते हैं, वो अपनी प्रकृति से जुड़े होते हैं। यदि आप एक शहर वाले को ये पूछोगे कि भाई 1 बीघा में कितने वर्ग गज होते हैं, नहीं बता पाएगा। गांव वाला बच्चा बता देगा, क्योंकि आप रोज खेतों में जाते हो, आप रोज घर वालों से ये सुनते हो कि बेटा अपना खेत 2 बीघा का है। ठीक है, आप भैंस वगैरह ये रखते हो, घर वाले घी तोल के देते हैं, बेचते हैं कि नहीं बेचते? तो आपको ये कह देते हैं कि 5 शेर पकड़ा जे बेटा, 5 शेर लिया होगा। कौन लिया हो थे? लिया होगा, यानी 5 किलो लिया होगा। लेकिन एक सिटी वाले बच्चे को यदि ये कह दें कि 5 शेर पकड़ाना, अब वो ढूंढेगा कि 5 शेर कौन सी चीज, पहले तो वो ये देखेगा 5 शेर होता क्या है, कोई पशु का नाम है या कोई आदमी का नाम है या फिर वो किसका नाम है, होता है कि नहीं होता? इसलिए मैं कहता हूं कि आप गांव के बच्चे हो, गांव में अपने परिक्षेत्र में देखो कि क्या है। ठीक है, अब आप गांव में रह रहे हो, अब एक तो ढाणिया है कि नहीं है, और एक गांव है, तो आप ये देखो कि गांव में जनसंख्या ज्यादा रहेगी या ढाणियों में रहेगी? गांव में रहेगी कि नहीं रहेगी? यानी जनसंख्या का वितरण गांव में ज्यादा है और ढाणियों में कम है। या फिर आप अपने गांव से दूर खेतों में जाते हो
तो खेतों में मात्र 1-2 घर दिखाई देते हैं। तो क्या वो जनसंख्या एक छोटे से क्षेत्र में ही देख लीजिए, उसके बाद में हम राज्य में देखेंगे, उसके बाद में हम हमारे देश में देखेंगे, तो एक छोटे से क्षेत्र में ही आपको जनसंख्या का वितरण क्या हो जाता है, असमान रूप से फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ। तो ये देश तो बहुत बड़ा है, ये देश तो विश्व में 8वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये तो बहुत बड़ा है। तो देश में क्या समान जनसंख्या हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, यानी जनसंख्या का वितरण क्या है, असमान है। तो यही बात हमने यहां देखी है कि भारत में जनसंख्या का वितरण स्थानिक पैटर्न बहुत ही असमान है, क्योंकि कुछ क्षेत्र बहुत कम आबादी वाले हैं जबकि कुछ अन्य ज्यादा आबादी वाले हैं। जिनमें कुछ क्षेत्रों में तो आबादी क्या है, कम है, और कुछ क्षेत्रों में आबादी क्या है, ज्यादा। तो हम इनको 3 भागों में बांट लें। एक तो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, ठीक है। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में कौन कौन से आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश कौन से किस में पड़ता है, उत्तर के विशाल मैदानों में पड़ता है। अभी मैंने आपको बता दिया था कि व्यक्ति कहां रहना ज्यादा पसंद करेगा, जहां उपजाऊ मृदा मिलेगी उसको। उपजाऊ मृदा क्यों चाहिए, उसको कृषि के लिए चाहिए। समतल मैदान किस लिए चाहिए, समतल मैदानों में आसानी से परिवहन के साधनों का चलाए जा सकते हैं और मार्गों का निर्माण किया जा सकता है, उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए उत्तर प्रदेश उत्तर के विशाल मैदानों के अंतर्गत आता है, तो उत्तर प्रदेश है ये सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है। इसके अलावा महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, राजस्थान है, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश, ठीक है। कितने हो गए ये, उत्तर प्रदेश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अर्थात कि हमारे देश में 10 राज्य ऐसे हैं जिनमें हमारे देश की 76% जनसंख्या निवास करती है। कितने राज्यों में, 10 राज्यों में। हमारे देश में 10 राज्यों में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, 76% जनसंख्या निवास ही कर रही है। मानव भूगोल में आपने क्या पढ़ा था, मानव भूगोल में आपने ये देखा था कि 75% जनसंख्या विश्व के कितने देशों में निवास कर रही थी, 6 देशों में। कौन से देशों में, कितने में, 10 में। 6 तो किस में थे, एशिया महाद्वीप में ही थे अकेले। 75 नहीं है, 60% है ये। 60% जनसंख्या किसमें कर रही थी, 10 देशों में। 10 देशों में 6 तो किसमें है, एशिया महाद्वीप में, और शेष 4 देश अन्य महाद्वीपों में है। जनसंख्या का वितरण देखा था ना हमने मानव भूगोल में, उसी प्रकार से इसमें भारत का देख रहे हैं। तो भारत में मात्र 10 राज्य कितनी जनसंख्या रखते हैं अपने पास में, 76% जनसंख्या रखते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ना कि भारत में जनसंख्या का वितरण क्या है, असमान है। क्या है, असमान है। फिर हम बात करते हैं, दूसरा विभाजन करें तो मध्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, यानी कि इन क्षेत्रों में ना तो जनसंख्या ज्यादा है और ना ही जनसंख्या कम है, बीच की है। अब ये कौन कौन से राज्य हैं, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब, गोवा, असम, हरियाणा, झारखंड। ये जो राज्य हैं इनमें ना तो जनसंख्या अधिक है और ना ही जनसंख्या कम है। कौन कौन से राज्य हो गए, असम, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब और गोवा। इन राज्यों में मध्यम प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है। अब हम देखते हैं कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। देखिए कम जनसंख्या में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सभी पूर्वोत्तर राज्य, केवल किसको छोड़कर, असम को छोड़कर, और सभी केंद्र शासित प्रदेश किसको छोड़कर, दिल्ली को छोड़कर। ठीक है। अब देखिए ये राज्य, एक तो आ गया जम्मू कश्मीर, कहां है, पर्वतीय राज्यों में आएगा ये।
भाई हिमालय क्षेत्र में है कि नहीं है जम्मू कश्मीर। दूसरा उत्तराखंड इसमें है, हिमालय क्षेत्र में है। हिमाचल प्रदेश हिमालय क्षेत्र में है। और पूर्वोत्तर राज्य, ये पूर्वोत्तर राज्य कुछ तो पर्वतीय क्षेत्रों में है और कुछ घने संघनन जंगल वाले क्षेत्रों में है। ठीक है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्र और घने जंगल वाले क्षेत्र, इनमें जनसंख्या क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, ये आगे भी काम आएंगे। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, तो कारक दो कारक प्रभावित कर दिए, ये भौतिक कारकों में आ जाएंगे। भाई भौतिक कारक ही तो है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो पर्वतीय क्षेत्रों का उदाहरण ले रहे हैं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। अर्थात इनमें कम जनसंख्या है, तो हम ये मानेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या क्या रहती है, कम रहती है। जनसंख्या का वितरण क्या हो गया, कम रह गया। ये बात ध्यान में रखना आप, जनसंख्या का वितरण जहां कम है वहां जनसंख्या घनत्व भी क्या होगा, कम होगा। जनसंख्या घनत्व भी कम होगा। और जहां वितरण अधिक है वहां जनसंख्या घनत्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जनसंख्या घनत्व को पढ़ेंगे उस समय समझ में आ जाएगा आपके ये। तो ये जो राज्य हैं यहां पर जनसंख्या क्या है, कम। ये पर्वतीय क्षेत्र में, पूर्वोत्तर राज्य घने वनों वाले क्षेत्र हैं, या कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में भी आते हैं। इसलिए कि लेकिन असम को छोड़ देना भाई, असम किसमें है, मध्यम में है। ठीक है, कम में नहीं है, मध्यम में आता है। वहीं पर केंद्र शासित प्रदेश, सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश, किसको छोड़ दे, दिल्ली को। आपको पता ही है दिल्ली में जनसंख्या कम है या ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य में कितने राज्य आते हैं, 7 राज्य आते हैं। ठीक है, 7 में से एक को छोड़ देना, असम को। और कौन से हो गए, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, 3 ये राज्य हो गए। तो इनमें बहुत ही जनसंख्या का वितरण क्या है, कम है। अब हम बात करते हैं, ये तो हुई बात जनसंख्या वितरण की। इससे पहले मेरे को एक चीज और बता दो कि भारत की जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, 121.01, कितना करोड़, या हम यूं कह दें कि 121 करोड़ जनसंख्या है। कौन सी जनसंख्या, 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है, अब देखते हैं हम जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे भौतिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है, आर्थिक कारक है। ठीक है, ये 3 कारक हैं जो किसको प्रभावित कर रहे हैं, जनसंख्या घनत्व को। ठीक है, इन कारकों में, भौतिक कारकों में कौन कौन से कारक आएंगे, इनका अध्ययन करेंगे हम। आर्थिक कारकों में कौन कौन से आएंगे, इनका अध्ययन करेंगे। और सांस्कृतिक कारकों में कौन से आएंगे, हम इन तीनों का डिटेल से अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। चलो, जनसंख्या घनत्व थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम। वितरण को प्रभावित करने वाले ही कारक बता देता हूं। अब देखिए, ये और ध्यान रखना भाई, जो वितरण को प्रभावित कर रहे हैं ना, वो ही कारक किसको प्रभावित करेंगे, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था, यदि जनसंख्या वितरण ज्यादा है तो जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा होगा, कम है तो जनसंख्या घनत्व भी कम होगा। तो जो कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर रहे हैं वही कारक जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करेंगे। ये कंफ्यूज मत हो जाना कि नहीं सर ने तो बताया था जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले, और पूछ लिया जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले, दोनों एक ही है। ठीक है, पहला कारक है भौगोलिक कारक। अब देखिए, भौगोलिक कारक में कौन कौन से कारक आएंगे। एक तो जल की उपलब्धता,
एक भू आकृति, जलवायु, मृदा, और ये चारों ही कारक आपने मानव भूगोल में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। मानव भूगोल में बताया गया था कि नहीं बताया? तो वही ये है भाई, बदले थोड़ी है। जल की उपलब्धता, जहां जल की मात्रा प्राप्त हो जाती है वहां लोग ज्यादा निवास करते हैं, जहां जल नहीं है वहां से वो प्रवास कर जाते हैं। ठीक है, हमारे जो पुरानी सभ्यताओं को देखें, सिंधु घाटी सभ्यता है, क्यों वहां विकसित हुई? क्योंकि वहां जल की आपूर्ति थी। ठीक है, और आज भी हम देखें, जैसे उत्तर प्रदेश में देखा हमने ज्यादा जनसंख्या का वितरण है, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा मध्य में आएगा, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, इनमें जनसंख्या अधिक क्यों है? कारण यही है कि वहां जल की उपलब्धता है, इसलिए जनसंख्या अधिक है। और जिन क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान का पश्चिमी भाग देखें, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में जनसंख्या का वितरण अधिक है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां जल की मात्रा नहीं है, इसलिए लोग रहना नहीं पसंद करते। तो अब हम देखते हैं, ये भौगोलिक कारकों में तो क्या आ गए? जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदा। उसी प्रकार से यदि हम देखें आर्थिक कारकों में, तो आर्थिक कारकों में खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण है। फिर हम देखें सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में धार्मिक महत्व, अशांति और खराब सामाजिक वातावरण है। राजनीतिक कारण में अस्थिर राजनीतिक स्थिति और खराब कानूनी व्यवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक कारक, और भौतिक कारकों में पहला कारक कौन सा था? उच्चावच। कौन सा था? उच्चावच। जल की उपलब्धता अभी आपने देखा, जल की उपलब्धता भी बताएंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं उच्चावच की। देखिए, पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि उच्चावच होते क्या है। धरातल के ऊपर जो आप स्थलाकृतियां देख रहे हो, कहीं पर समतल मैदान है, कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं पर रेगिस्तानी क्षेत्र है, कहीं पे दर्रे हैं, कहीं पे घाटियां हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? उच्चावच कहलाते। तो ये उच्चावच जनसंख्या के वितरण को क्या करता है? पर मैदान अधिक उपयुक्त है। पर्वतीय व पठारी ये घनी वर्षा वाले भागों में जनसंख्या कम केंद्रित होती। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा कहां निवास करना चाहेगी? मैदानों में करना चाहिए। मैदानों में जनसंख्या को वे सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जैसे मैदान है, समतल मैदान है, तो वहां आसानी से व्यक्ति क्या कर सकता है? अपनी कृषि कार्य कर सकता है, पशुपालन कर सकता है, ठीक है, उद्योगों को स्थापित कर सकता है, अपने यातायात मार्गों का निर्माण आसानी से कर सकता है। यानी सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो व्यक्ति कहां रहना पसंद करेगा? मैदानी भागों में रहना पसंद करेगा। यदि वही हम देखें पर्वतीय क्षेत्रों में, तो पर्वतीय क्षेत्रों में रहना पसंद करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर जो उस मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, मनुष्य की सुख सुविधाएं हैं, वो उसको प्राप्त नहीं होंगी। पर्वतीय क्षेत्रों में पहली बार तो चढ़ना पड़ेगा, यानी मार्ग बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो आवागमन बाधित होगा कि नहीं होगा? पर्वतीय क्षेत्रों में जल की आपूर्ति नहीं हो पाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि आसानी से नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। तो पर्वतीय क्षेत्रों में मानव की जो बसावट है, जनसंख्या का जो वितरण है, वो बहुत ही कम होगा। यदि वहीं दूसरी ओर घने जंगल या घनी वर्षा वाले भाग देखें, अब देखिए हमने मानव भूगोल में बात की थी भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र, भूमध्य रेखा वाले क्षेत्रों में विरल जनसंख्या पाई जाती है। उसका कारण है कि भूमध्य रेखा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर संवहनीय वर्षा होती है, यानी कि दिन में एक बार वर्षा जरूरी हो जाती है। तो ज्यादा वर्षा होगी तो जो वनस्पति है वो भी ज्यादा उगेगी, जीव जंतु हैं वो भी ज्यादा होंगे, तो मानव वहां निवास करता है क्या? बहुत ही कम करता है। उसी प्रकार से जो घने वर्षा वाले क्षेत्र हैं उनमें जनसंख्या बहुत ही
कम निवास करती है, यानी जनसंख्या का वितरण कम रहता है। वहीं संघनन जो जंगल है उनमें भी जनसंख्या वितरण बहुत ही कम होता है। उदाहरण लें हम, देखो भारत में जो उत्तरी मैदान है, मैंने काफी बार बता दिया आपको, अभी बात की हमने मैदान अधिक उपयुक्त है। मैदान में यदि भारत की बात करते हैं तो भारत के जो उत्तर के विशाल मैदान है ये किसके द्वारा निर्मित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से निर्मित है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियां के द्वारा ये मैदान निर्मित है। ठीक है, तो ये इनके द्वारा निर्मित है तो ये उपजाऊ होंगे। ठीक है, तो उपजाऊ होंगे तो जनसंख्या अधिक होगी। यहां पे उत्तरी विशाल मैदान घना बसा हुआ है, जबकि उत्तर पूर्वी पर्वतीय भाग तथा उत्तरी पूर्वी वर्षा वाले भागों में जनसंख्या कम है। भी जनसंख्या वितरण देखा था हमने, एक तो उच्च जनसंख्या वितरण, उच्च जनसंख्या वितरण में उत्तर प्रदेश का नाम आया था। उत्तर प्रदेश कौन से उच्चावच में स्थित है? समतल मैदानों में, है ना। तो उत्तर के विशाल मैदानों में जनसंख्या वितरण अधिक है। वहीं दूसरी तरफ ये दे दिया कि उत्तर पर्वतीय भाग जो जिसमें क्या आए थे? जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, 3 राज्य आए थे, कम जनसंख्या वाले में आए थे। तो वो किस में है? उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में है कि नहीं है? तो जनसंख्या का वितरण क्या है? बहुत ही कम है। वहीं असम को छोड़कर सभी उत्तर पूर्वी राज्य आए थे कि नहीं आए कम जनसंख्या वाले में? तो यहां बता दिया उत्तर पूर्वी वर्षा वाले भाग, यानी इनमें वर्षा अधिक होती है ना। जैसे हमारे देश में सब या फिर विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिन राम है। कितनी वर्षा होती है? औसत वर्षा, वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? 1400 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 1400 सेंटीमीटर वर्षा होती है वार्षिक वर्षा। कहां पर? मासिन राम में। ठीक है, तो ये भारत में ही तो है, और भारत के कौन से भाग में है? उत्तरी पूर्वी भाग में है, यानी उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंतर्गत आता है ये। तो यहां पर जनसंख्या, और पहले भी बता दिया कि उत्तरी पूर्वी राज्यों में क्या होगी? जनसंख्या कम होगी। तो जनसंख्या उच्चावच प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा जनसंख्या वितरण को? इसी प्रकार दूसरा क्षेत्र, दूसरा जो भौगोलिक कारक देखते हैं हम, जलवायु देखते हैं। जलवायु बहुत ज्यादा प्रभावित करती है मानव को। भाई मानव कहाँ निवास करना पसंद करेगा? मानव के अनुकूल यदि जलवायु हो किसी क्षेत्र की तो वहां तो वो रहेगा। यदि मानव के अनुकूल जलवायु नहीं है तो मानव वहां पर नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो वितरण क्या होगा? कम होगा, और रहेगा तो वितरण क्या होगा? ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? यदि एक उदाहरण दें आपको, मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए कि आपको टुंड्रा प्रदेश में जाना है और वहीं रहना है, तो टुंड्रा प्रदेश में आप जानते हो कि बर्फ ही बर्फ है। क्या रह सकते हो? क्या आप नहीं रह सकते। ठीक है, और हमारे इस भारत में आप आसानी से रह रहे हो, तो यहाँ की जलवायु क्या है? मानव के लिए अनुकूल है। या हम देखें कि एशिया के दक्षिणी पूर्वी या दक्षिणी जो भाग है वहां की जलवायु क्या है? मानव के लिए अनुकूल है। इसीलिए तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से भागों में पाई जाती है? एशिया के दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी भागों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहां की जलवायु क्या है? अनुकूल है। जलवायु जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। थार मरुस्थल में गर्म जलवायु और पठारी भाग व हिमालय के ठंडे क्षेत्रों में सम जलवायु वाले क्षेत्रों की अपेक्षा कम घने बसे हुए भाग है। ने उदाहरण दिया है, 3 क्षेत्र बताए इसने। कौन कौन से? एक तो थार मरुस्थल। थार मरुस्थल में कैसी जलवायु है? गर्म जलवायु। मरुस्थलों में ये गर्म मरुस्थल है। भारत में 2 प्रकार के मरुस्थल है, एक तो गर्म मरुस्थल है और एक ठंडा मरुस्थल है। ठंडा मरुस्थल कहाँ है? लेह लद्दाख में है। कहां पर है? यानी कि लद्दाख में ठंडा मरुस्थल है, और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। लेह है कि नहीं है? तो यहां पर ठंडा मरुस्थल है। तो यहां ये थार का मरुस्थल गर्म है और ठंडा मरुस्थल कौन से क्षेत्रों में आ गया? हिमालय के ठंडे क्षेत्रों में आ गया। और शेष रहा पठारी भाग। भारत के जो दक्कन का पठार है उसमें भी जनसंख्या क्या है? थोड़ी
कम है जलवायु की वजह से। ठीक है, तो इनकी जलवायु थार के मरुस्थल की पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय जो पर्वतीय क्षेत्र है ठंडी जलवायु है, एक तरफ गर्म जलवायु है, तो जनसंख्या बहुत ही कम है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ देखें जो उत्तर के विशाल मैदान है या भारत के अन्य क्षेत्र हैं, वहां की जलवायु क्या है, मानव के अनुकूल है, सम जलवायु पाई जाती है, अनुकूल जलवायु पाई जाती है। जो तटीय क्षेत्र हैं भारत के, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र, इनमें भी जलवायु क्या है, सम जलवायु है, मानव के अनुकूल जलवायु है, तो जनसंख्या अधिक निवास करती है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जलवायु भी मानव की जनसंख्या के वितरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। समझ में तो आ रहा होगा आपके भाई, हमने भौतिक कारकों में 2 कारक बताए हैं, कौन कौन से, उच्चावच। अब आपके ये मतलब आपके समझ में तो आ रहा है, अभी आपके समझ में आ रहा है। आपको पेपर दे दिया जाए, पेपर में ये लिखना मुश्किल हो जाता है। जैसे प्रश्न दे दिया कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक उच्चावच, प्रभावित करने वाला उच्चावच कारक किस तरीके से प्रभावित करता है, तो आप वहीं अटक जाते, तो अटक जाएंगे आप कि उच्चावच होता क्या है। जब तक ये उच्चावच क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसका उत्तर नहीं दे सकते। यदि आपको ध्यान है कि उच्चावच है क्या, तो आसानी से उत्तर दे दोगे। मैंने आपको यह बता दिया उच्चावच का मतलब जो भू आकृतियां है। अब आप उच्चावच जानते हो कि मरुस्थलीय क्षेत्र उच्चावच है, पर्वतीय क्षेत्र उच्चावच है, ठीक है, तटीय मैदान उच्चावच है, समतल मैदान उच्चावच है, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हो कि समतल मैदानों में जनसंख्या ज्यादा है, पर्वतीयों में कम है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में कम है, तटीय क्षेत्रों में ज्यादा है। दे सकते हो कि नहीं दे सकते, केवल आपको ये शब्द समझने हैं और फिर आप इन शब्दों के आधार पर उत्तर आसानी से दे सकते हो। इसी प्रकार से जलवायु, अब जलवायु के बारे में समझना होगा। तो ये आपको 11वीं कक्षा में जलवायु के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ाया है, वहां ध्यान दिया है आपने, तो अच्छी तरीके से आप समझा सकते हो कि जलवायु किस तरीके से प्रभावित करेगी। भाई आपको ध्यान है कि ठंडे प्रदेशों में कौन रहना पसंद करेगा, बहुत ही कम लोग। गर्म प्रदेशों में कौन रहना पसंद करेगा, कम लोग। हमारे देश की आर्मी होती है, एक मान लीजिए किसी सैनिक, कोई सैनिक की ड्यूटी लगा दी गई, लेह लद्दाख लगा दी गई, कितने एक दिन रहेगा वो, 4-5 साल थोड़ी रहेगा, कितने एक दिन रहता है, 1.5-2 साल रहता है, उसके बाद में वापस नीचे आ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कठोर जलवायु है। कैसी जलवायु है, कठोर जलवायु है, ठंड ज्यादा है, तो उसको 1.5-2 साल तक वहां ड्यूटी करता है, उसके बाद में वापस आ जाता है। और एक दूसरे जो आर्मी की बटालियन है, मान लीजिए जयपुर में है, अच्छी जलवायु है, तो जयपुर में 3 या 4 साल तक एक जगह रहते हैं, फिर बदली होती है। वहां 3-4 साल क्यों नहीं रहा वो, क्योंकि वहां की क्या है, कठोर जलवायु है, इसलिए वापिस उसको ले आए, दूसरे जवानों को भेज दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कठोर जलवायु में जनसंख्या का वितरण बहुत कम रहता है, और जो मानव के अनुकूल जलवायु होगी वहां जनसंख्या का वितरण अधिक रहेगा। अगला जो कारक है वो है मृदा। मृदा भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करेगी। अब आपको मैं मान लीजिए 100 बीघा का खेत है, 100 बीघा का ऐसा खेत है जहां पर बंजर भूमि है, वो कैसी भूमि है, बंजर। और एक 10 बीघा का खेत है, एक तो कितने का है आपके पास में, 100 बीघा का, एक 10 बीघा का है। ये 100 बीघा का खेत है जिसमें उपजाऊ मृदा नहीं है, और ये है कि इसमें काफी उपजाऊ मृदा है। आपको चॉइस दी जाए कि आप ये खेत अपनाएंगे या ये खेत अपनाएंगे, तो आप सभी का उत्तर क्या होगा, 10 बीघा वाला। क्यों भाई, क्योंकि इस खेत में जितना उत्पादन करेंगे हम, इस खेत में उतना उत्पादन नहीं कर सकते। ठीक है, तो मानव भी कहां ज्यादा निवास करेगा, जहां की जनसंख्या और जहां की मृदा कैसी रहेगी, उपजाऊ रहेगी। उपजाऊ मृदा क्यों चाहिए उसको, कृषि के लिए चाहिए। क्यों चाहिए, कृषि के लिए चाहिए। और भारत में तो
61% जो लोग हैं वो कौन से क्रियाकलाप में संलग्न है? प्राथमिक के कृषि कार्य में संलग्न है। मृदा कृषि को प्रभावित करती है। उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में कृषि अच्छी होने के कारण इसलिए ये भाग अधिक घने बसे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। भाई मृदा प्रभावित करेगी किसको? कृषि को। सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करती है? कृषि को प्रभावित करती है। ठीक है। और कृषि करने के लिए मानव उन स्थानों का चयन करेगा जहां की मृदा कैसी हो? उपजाऊ। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि उच्च वितरण वाले क्षेत्र कौन से बताए मैंने? उत्तर प्रदेश बताए, पंजाब, हरियाणा, ये क्या है? उच्च घनत्व वाले। अब इन क्षेत्रों में कैसी मृदा है? उपजाऊ मृदा है। ठीक है। इसके अलावा जो पश्चिमी तट है, पूर्वी तट है, जो प्रायद्वीपीय मैदान है, इनमें भी क्या है? उपजाऊ मृदा है। तो वहां भी जनसंख्या का वितरण क्या है? अधिक। ठीक है। तो मृदा जनसंख्या के वितरण को क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। फिर आता है जल की उपलब्धता। मैंने पहले भी बताया था, जहां जल की उपलब्धता होगी वहां मानव निवास अधिक होगा। ठीक है। बात करें हम, जल की उपलब्धता बसावट को आकर्षित करती है। वे अधिक घने बसे होते हैं जहां जल होगा। आप देखिए, एक आपके आस पड़ोस का मतलब दृश्य देखिए कि गांव में आजकल हमारे जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जल की बहुत ही कमी आ रही है। लोग या तो शहरों की तरफ जा रहे हैं या लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि अपने खेत में एक निजी बोरवेल खुदवा लेते हैं या पानी का कोई स्रोत ढूंढ लेते हैं। ठीक है। तो वहां पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? वर्तमान में क्यों जा रहे हैं वो? कि उस गांव में किसकी समस्या आ गई? जल की समस्या आ गई। कहीं मान लीजिए जल उपलब्ध हो गया, वहां पर लोगों की बसावट क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। ठीक है। तो जनसंख्या वितरण क्या हो जाएगा? वहां पर ज्यादा। और जहां जल की उपलब्धता नहीं है वहां जनसंख्या वितरण क्या रहेगा? कम। भारत की बात करें तो उत्तर के विशाल मैदानों में जल की उपलब्धता है, क्योंकि उत्तर के विशाल मैदानों में काफी अनेक नदियां हैं जो नित्यवाही नदियां हैं, पूरे साल बहती रहती है। जैसे हम देखें सतलुज, गंगा के जो मैदान हैं, इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है, वितरण अधिक है। दूसरी तरफ जो तटीय मैदान है भारत के, वहां पर जल की उपलब्धता अधिक होने के कारण जनसंख्या का वितरण क्या है? अधिक है। ठीक है। तो ये क्यों है अधिक? क्योंकि यहां पर क्या है? जल की उपलब्धता है। ठीक। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे राजस्थान का जो रेगिस्तानी भाग है, वहां पर जल है क्या? नहीं है। इसलिए वहां जनसंख्या क्या है? बहुत ही कम है। कम है कि नहीं है? तो इस प्रकार से जल की उपलब्धता यानी कि जो जल है वो जनसंख्या के वितरण को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है। आज हम इतना ही देखेंगे और कल हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। आज हमने बात कर ली किसकी? जनसंख्या वितरण की। और कल देखेंगे हम जनसंख्या घनत्व। दोबारा देख लेते हैं जनसंख्या वितरण के बारे में, एक बार जल्दी रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको याद रहे। देखिए, हमने ये बताया कि जनसंख्या वितरण यानी किसी क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण, फैलाव कैसा है, जनसंख्या वितरण है। ठीक है। भारत में जनसंख्या का वितरण समान रूप से नहीं है, असमान रूप से। दो बातें हो गई, जनसंख्या वितरण और भारत में